नमस्ते। आज हम जावा की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं, है ना? जी नमस्ते। आज का टॉपिक है स्टैटिक कीवर्ड और मेथड्स। हमारे पास अमोल गाजरे, विशाल मिश्रा, अनिरुद्ध गवाड़े और पूर्णिमा शर्मा जी की कुछ डिस्कशंस के नोट्स हैं। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं उनमें। हाँ, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये स्टैटिक आखिर है क्या भला? जावा में क्यों इतना जरूरी है? बिल्कुल। देखिए, स्टैटिक का जो मेन फंड है ना, वो मेमोरी मैनेजमेंट से जुड़ा है। जब आप किसी वेरिएबल या मेथड को स्टैटिक बनाते हैं, तो क्लास के चाहे आप 10 ऑब्जेक्ट बना लें या 100, उस स्टैटिक मेंबर की मेमोरी में सिर्फ एक ही कॉपी बनती है। बस एक? हाँ, और सारे ऑब्जेक्ट्स मतलब जितने भी बने हैं, वो उसी एक मेमोरी लोकेशन को, उसी कॉपी को शेयर करते हैं। ओहो, तो मतलब मेमोरी की बचत, ये तो बहुत काम का लगता है फिर। हाँ, बिल्कुल। पर एक मिनट, अगर सब एक ही जगह से डेटा ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट ने वैल्यू बदल दी, तो वो सबके लिए बदल जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होती इससे? हाँ, ये पॉइंट है। वो बदलाव सबको दिखेगा। ये एक तरह से फीचर भी है और सावधानी बरतने वाली बात भी। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये क्लास लेवल का मेंबर है, ऑब्जेक्ट लेवल का नहीं। अच्छा, क्लास लेवल का। और इसी वजह से इसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सीधे क्लास का नाम इस्तेमाल करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, ये ऑब्जेक्ट न बनाने वाली बात, ये तो काफी फायदेमंद लगती है। सोर्सेज में सेलेनियम जैसे फ्रेमवर्क्स का जिक्र था, शायद इसीलिए वहां इसका इतना इस्तेमाल होता होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स में ये बहुत कॉमन है। यूटिलिटी क्लासेस, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स अक्सर स्टैटिक होती हैं। अच्छा, तो ये तो ही वेरिएबल्स की बात। अब स्टैटिक मेथड्स का क्या मामला है? इनकी भी अपनी कोई अलग कहानी है? हाँ, मेथड्स के साथ भी स्टैटिक का कॉन्सेप्ट जुड़ा है। और यहाँ एक पेज है। क्या पेज? सोर्सेज में था कि स्टैटिक मेथड्स सिर्फ दूसरे स्टैटिक मेंबर्स को ही डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक वालों को क्यों नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे। हाँ, देखिए, इसका लॉजिक भी वही मेमोरी मॉडल और क्लास ऑब्जेक्ट की फर्क से आता है। स्टैटिक मेथड्स, जैसा मैंने कहा, क्लास लेवल पर काम करते हैं। उनके पास किसी खास ऑब्जेक्ट का पता, मतलब वो दिस रेफरेंस नहीं होता। अच्छा, दिस नहीं होता उनके पास? जी, और नॉन स्टैटिक मेंबर तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से जुड़े होते हैं ना, तो बिना ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के स्टैटिक मेथड उन्हें सीधे कैसे बुलाएगा? ओके ओके, समझ गए। मतलब वो जानते नहीं कि किस ऑब्जेक्ट के मेंबर को कॉल करना है। एग्जैक्टली। जबकि नॉन स्टैटिक मेथड्स, वो तो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े होते हैं, तो उनके पास दिस होता है। इसलिए वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वो अपने ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक मेंबर्स को भी बुला सकते हैं और क्लास के स्टैटिक मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। समझ गई। तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के तरीके भी फिर स्टैटिक वेरिएबल जैसे ही हुए, मतलब क्लास के नाम से। जी हाँ। ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं? हाँ, दोनों से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर और लॉजिकली क्लास के नाम से ही करना प्रेफर किया जाता है स्टैटिक के केस में। और अगर एक क्लास से, मान लीजिए क्लास ए से क्लास बी के स्टैटिक मेंबर को कॉल करना हो, तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। सीधे बी डॉट स्टैटिक मेंबर करके एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी से जुड़ा एक और टर्म था सोर्सेज में, स्टैटिक इंपोर्ट। जी ये क्या चीज है? कहते हैं क्लास का नाम बार बार लिखने से बचाता है। हाँ, इंपोर्ट स्टैटिक करके आप किसी क्लास के स्टैटिक मेंबर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर आप उन्हें बिना क्लास का नाम लगाए सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। सुविधा तो है, लेकिन क्या इससे कोड थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाता? मतलब पता कैसे चलेगा कि ये मेथड कहाँ से आ रहा है? वैलिड पॉइंट है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल से क्लैरिटी कम हो सकती है, तो इसे सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादातर तब फायदेमंद होता है जब आप किसी एक क्लास के कुछ स्टैटिक मेथड्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मैथ क्लास के मेथड्स। अच्छा, और इसमें वो एक्सेस वाली बात भी थी कि अगर दूसरे पैकेज से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मेंबर पब्लिक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर कोई मेंबर पब्लिक नहीं है या मान लीजिए कोई मॉडिफायर ही नहीं दिया है, जिसे डिफॉल्ट एक्सेस कहते हैं, डिफॉल्ट एक्सेस, हाँ। तो वो सिर्फ अपने पैकेज के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। दूसरे पैकेज से आप उसे इंपोर्ट या एक्सेस नहीं कर पाएंगे, स्टैटिक हो या ना हो। ठीक है, ये एक्सेस वाली बात भी क्लियर हुई। अब आते हैं उस सबसे मशहूर मेथड पर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जावा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट। इसके हर शब्द का मतलब जल्दी से बता सकते हैं? जरूर। पब्लिक, ताकि कोई भी इसे बाहर से कॉल कर सके, खासकर जेवीएम या जेआरई। ओके, जेआरई कॉल कर सके, इसलिए पब्लिक। स्टैटिक, ताकि इसे चलाने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े,
क्लास लोड होते ही ये मेथड अवेलेबल हो जाए, प्रोग्राम यहीं से शुरू होता है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के चले। वॉइड मतलब ये मेथड अपना काम करने के बाद कोई वैल्यू वापस नहीं भेजता, कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करता। कोई रिटर्न नहीं। और स्ट्रिंग आर्ग्स, ये एक स्ट्रिंग एरे है। ये कमांड लाइन से अगर कोई आर्गुमेंट पास किए गए हों प्रोग्राम चलाते वक्त तो उन्हें रिसीव करता है। वाह, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, अब आखिरी हिस्सा, मेथड्स का आर्ग्यूमेंट लेना और वैल्यू लौटाना। ये तो बेसिक है, पर सोर्सेज में इसके बारे में क्या खास था? मेथड्स बेसिकली बाहरी दुनिया से इनपुट लेते हैं पैरामीटर्स के जरिए। ये इनपुट कुछ भी हो सकता है, एक सिंपल नंबर, कोई टेक्स्ट, कोई ऑब्जेक्ट या पूरा का पूरा एरे भी। सोर्सेज में एक मेथड 6 का उदाहरण था, याद है? वो एक इंटीजर एरे लेता था और उसमें से सम और विषम संख्याएं छांटता था। हाँ, याद आया, वो एरे वाला एग्जाम्पल। और वैल्यू लौटाना? उसके लिए है रिटर्न स्टेटमेंट। मेथड अपना काम करके एक रिजल्ट, एक वैल्यू वापस भेज सकता है, पर हाँ, एक बार में एक ही वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू या कुछ नहीं अगर वॉइड है तो। बिल्कुल। सोर्सेज में सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास का अच्छा उदाहरण था। उसका फॉर्मेट मेथड डेट ऑब्जेक्ट लेता है और स्ट्रिंग देता है। और पार्स मेथड स्ट्रिंग लेता है और डेट ऑब्जेक्ट देता है। जी, ये दिखाता है कि मेथड्स कैसे अलग अलग टाइप के डेटा के साथ काम करते हैं, लेते भी हैं और देते भी हैं। और वो सिलेनियम वाले कॉन्टेक्स्ट में 2D एरे रिटर्न करने वाले मेथड्स का भी जिक्र था, टेस्ट डेटा के लिए शायद। हाँ बिल्कुल, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग में ये बहुत कॉमन है। मेथड एक 2D एरे रिटर्न करता है जिसमें सारा टेस्ट डेटा होता है। अच्छा, तो मतलब मेथड्स काफी वर्सेटाइल हैं डेटा हैंडलिंग में। हाँ, तो अगर समराइज करें तो स्टैटिक हमें मेमोरी बचाता है, क्लास लेवल एक्सेस देता है, और मेथड्स हमें कोड को ऑर्गेनाइज करने, डेटा लेने, आर्ग्यूमेंट्स और रिजल्ट देने, रिटर्न वैल्यूज की ताकत देते हैं। बहुत अच्छे से समझ आया, जावा की कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना वाकई जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने देखा कि स्टैटिक और मेथड्स कोड को एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं, पर जब आप बहुत बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हो तो कोड की सरलता और उसकी परफॉर्मेंस के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, कहाँ स्टैटिक यूज करें, कहाँ ना करें, इस पर सोचेगा जरूर। बहुत अच्छा सवाल है, इस पे विचार करना चाहिए।